दोस्तों आज पेश है करनी का फल। ये कवच चित्र है दोस्तों। दोस्तों आज पेश है करनी का फल। राजमहल का पड़यंत्र और चंद्रकेतु और मलिका इससे आगे ही डाल रखी है दोस्तों। नहीं पढ़ी हो तो वे भी पढ़ लेना। फिर धूमधाम से के साथ दासी कनक विवाह देवनगर के युवराज कपिल सेन के साथ हो गया। भैया शुक्र है विवाह में बिना विघ्न संपन्न हो गया और राजा सूर्यबल्लभ हमारे छल की भनक नहीं पड़ी। धीरे बोलो सौमित्र दीवारों के भी कान होते हैं। इधर राजा सूर्यबल्लभ अपनी महारानी से कह रहे थे, महारानी भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी लाज रख ली, वरना मलिका ने तो हमारी नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। महाराज वैसे आदिसेन के साथ इस प्रकार छल हमने ठीक नहीं किया, इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। जब दासी कनक की डोली विदा होने लगी तो सूर्यबल्लभ ने आगे बढ़कर डोली का पर्दा हटाया और कनक से बोला, बेटी कनक, आज से तुम हमारी दासी नहीं अपती हमारी बेटी हो। इस कठिन समय में तुमको मलिका का शतान लेकर हमारी पगड़ी को समाज में उछलने से बचा लिया, इसके लिए तुम्हारे आभारी हैं। बेटी अपार दान दहेज के साथ ये कटार भी तुम्हें दे रहे हैं, तुम इसका मतलब समझती हो? हाँ महाराज, यह कटार मुझे इसलिए दे रहे हो, यदि आवश्यकता पड़े तो जान दे दूं, पर यह भेद खुलने न पाए कि मैं मलिका नहीं दासी कनक हूँ। तुम बहुत बुद्धिमान हो कनक, जाओ अब ससुराल में सुख से रहो। इतना कहकर सूर्यबल्लभ ने डोली का पर्दा गिरा दिया और कहारों से डोली उठाने का इशारा किया और इशारा पाकर कहार डोली उठाकर बारात के साथ चल पड़े। उधर चंद्रकेतु और मलिका घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए एक बियाबान जंगल में पहुंचे। रात बड़ी गहरी हो गई है, हमें आगे बढ़कर यहाँ विश्राम करना चाहिए। मुझे तो यहाँ डर लग रहा है, कहीं कोई जंगली जानवर जीव आ गया तो क्या होगा। जीव जंतुओं से घबराने की आवश्यकता नहीं मलिका, मैं उनका प्रबंध किए देता हूँ। कहकर चंद्रकेतु ने आसपास छोटी लकड़ी इकट्ठी की और पत्थरों को रगड़कर आपस में आग लगा दी। आग लगने से जंगली जानवर दूर रहते हैं मलिका, अब हम यहाँ कोई जानवर नहीं आएगा। मलिका, अब तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूँ। राज की बात? हाँ मलिका, ध्यान से सुनो। देवनगर के राजा सूर्य विराट सिंह का पुत्र युवराज चंद्रकेतु हूँ। मेरे साथ बचपन में तुम्हारा विवाह तय हो गया था। यह तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सच कह रहा हूँ मलिका। फिर चंद्रकेतु ने उसे सारी बातें बता दी। सारी बात जानकर किस्मत भी कैसे खेल खेलती आता, अंत में उससे ही मिला ही दिया। किस्मत भी कैसे खेल खेलती आता, मैं उससे ही मिला दिया। मलिका, हम दोनों का विवाह नहीं हुआ, इसलिए हमारा इस प्रकार इकट्ठे रहना अनुचित है। फिर हमें क्या करना चाहिए? मलिका, अग्नि के साक्षी मानकर हम दोनों अभी से पति पत्नी बन जाते हैं। हम दोनों एक साथ रहना अनुचित नहीं होगा। मलिका ने नजरें झुकाकर स्वीकृति में सम्मति दे दी और मलिका ने पुरुष भेष उतारा और दोनों अग्नि के साथ फेरे लेकर विवाह सूत्र में बंध गए और वह रात वह पेड़ के नीचे काटी। दूसरे दिन क्यों न अब हम वापस पंचाल देश लौटे, क्योंकि हमारा विवाह तो हो चुका है, इसलिए पिताजी अब हमें कुछ नहीं कहेंगे। नहीं मलिका, भी वापस लौटना उचित नहीं होगा, हम कुछ दिन बाद लौटेंगे। फिर दोनों अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चल पड़े। दोपहर होते होते जंगल के बाहर स्थित एक मकान में पहुंचे। बूढ़ी अम्मा, हम दोनों परदेसी हैं, लंबा सफर तय करके आ रहे हैं, क्या आपकी यहाँ रुककर हम थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसे अपना ही घर समझो बच्चों। वृद्धा उन्हें घर के अंदर लेकर एक कमरे में बिठाकर वापस लौट गई। जंगल के पास बना यह मकान मुझे कुछ रहस्यमय प्रतीत हो रहा है। यह तुम्हारा भ्रम है मलिका, मन से निकाल दो और कुछ देर चारपाई पर विश्राम कर लो। चंद्रकेतु पर रहने पर मलिका चारपाई पर लेट गई और बाद में चंद्रकेतु आराम करने दूसरी चारपाई पर लेट गया। अभी थोड़ा समय बीता था, एक युवती दोनों को ले शरबत लेके आई। लो शरबत लीजिए। आप कौन हैं? क्या आप बूढ़ी अम्मा की पुत्री हैं? चंद्रकेतु इतना कहते ही युवती रोने लगी। अरे रे, आप रोने लगी, चुप हो जाइए, आपके रोने का कारण बताइए बू। कुछ देर बाद जब युवती चुप हुई, मेरा नाम लक्ष्मी है, यह घर ठगों का घर है। इन लोगों ने मुझे कैद कर रखा है। क्या? मेरी बात पर विश्वास कीजिए, इन लोगों का यही काम है, यहाँ से गुजरने वाले लोगों को अपनी मीठी बातों में फंसाकर अपने घर ले आते हैं और उसमें मौका देखकर उसे मार डालते हैं और उसका माल अपने पास रख लेते हैं। वो यह तो बहुत खतरनाक आदमी है। मुझ जैसी 5 बदनसीब लड़के इनकी कैद में हैं। यह मकान एक बूढ़े ठग का है, उसकी पत्नी 6 लड़के भी हैं, उसे ठगी का कार्य करते हैं, उसमें सहयोग देते हैं। ओह, यह हम तो बड़ी गलत जगह आपस से हैं। मेरी मानो तुम दोनों इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ, वरना ये लोग तुम दोनों को भी मार डालेंगे और तुम्हारा धनमाल अपने पास रख लेंगे। लक्ष्मी की बात सुनकर चंद्रकेतु तुरंत ही खड़ा हो गया। मलिका उठो, हमारी जान के खतरे में है, हमें तुरंत यहाँ से भाग निकलना चाहिए। मलिका पहले ही घबरा हुई थी, अतः वह तुरंत वहाँ से खड़ी होगी। चंद्रकेतु ने आगे बढ़कर दीवार पर लगा तीर कमान उतार कर लक्ष्मी से बोला, बहन लक्ष्मी, इस समय तो हम यहाँ से जा रहे हैं, पर विश्वास रखो सिद्धि यहाँ लौट कर आएंगे और तुम्हें और लड़कियों को उनके जाल से निकाल लेंगे। इतना कहकर चंद्रकेतु मलिका का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। बाहर पहुंचने पर उसने अपने घोड़े को खोलने लगा। तभी अरे यह क्या, ये दोनों तो भागने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे जल्दी ही अपने पति और बेटों को आवाज़ लगानी चाहिए, वरना ये निकल जाएंगे। सोच कर ने जोर से आवाज़ लगी, अरे दौड़ो रे दौड़ो, शिकार हाथ से निकल जा रहा है, जल्दी इसे बाहर आकर पकड़ो। वीरता की आवाज़ सुनकर लगता है अभी अभी जो नया शिकार आया है वह भाग रहा है, हमें जल्दी चलकर देखना चाहिए। अगले ही पल, अरे ये तो भाग निकले, पिताजी का पीछा करना चाहिए। हाँ, जल्दी अपने घोड़े ले आओ। कुछ देर बाद बूढ़ा बेटों के साथ चंद्रकेतु और मलिका का पीछा करने लगा। अब क्या होगा, ये लोग तो हमारा पीछा कर रहे हैं। घबराओ नहीं मलिका, ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और धीरे धीरे सारे ठग दोनों के समीप आने लगे। अब ये हमारे चुंगल से नहीं बच पाएंगे। उधर ठगों को अपने पास आते देख मलिका, अब तुम देखना कि इनको किस प्रकार सफाया करता हूँ। और कहने के साथ ही चंद्रकेतु भागते घोड़े से उछलकर उल्टा बैठ गया और एक तीर कमान चढ़ाया और निशाना साधा और छोड़ दिया। तीर कमान सनसनाता हुआ बूढ़े के पुत्र की छाती में धंसा। हाय रे मेरा बेटा, अरे। और उधर चंद्रकेतु ने फिर कमान तीर पर चढ़ाया। ठगों के द्वारा छोड़ा वह 3 ठग दूसरे ठग के छाती पर जा धंसा। इस प्रकार एक एक करके चंद्रकेतु ने बूढ़े के 6 पुत्रों को मार दिया। चंद्रकेतु, तुमने तो कमाल कर दिया। मलिका यह सब कौशल अपने शिक्षक काल में दौरान भट्ट से सीखा था। फिर वे ठगों के पास पहुंचा। फिर से वे दोनों ठगों के पास पहुंचे। कहो ठग महोत्सव, क्या हाल है? मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपने बेटों का परिणाम देखकर मेरी आंखें खुल गई। तुमने अकारण ही असंख्य निरपराध लोगों को मौत की घाट उतारा है। आज तुम्हारी बारी है, अतः जल्दी मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी बात का विश्वास करो। अब मैं कभी ठगी का काम करने मुझे मत मारो। मैं अपने शेष जीवन के दिन तुम दोनों की सेवा करके गुजारना चाहता हूँ। मुझे क्षमा कर दो। अपना सेवक समझकर अपने साथ ले चलो। इसकी बात कर हरगिरी भी विश्वास न करना। चंद्रकेतु यह चालाक है, उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। इसे तुरंत ही मौत की घाट उतार दो। नहीं मलिका, नहीं, इस बुढ़ापे
को देखते हुए हम इसे क्षमा कर देते हैं और इसे अपना सेवक बना लेने साथ ले चलते हैं। मलिका लाख विरोध करने पर बावजूद भी चंद्रकेतु बूढ़े को क्षमा कर दिया और बूढ़े ठग को मलिका और चंद्रकेतु के साथ चल पड़ा। चंद्रकेतु, तूने मेरे 6 पुत्र को मारा है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जब भी मौका मिलेगा वार करके मैं तुझे परवार करने से नहीं चूकूंगा। और तीनों सफर करते करते संध्या ढल आई। मलिका सामने सरोवर है, क्यों ना यहाँ रुककर कुछ देर विश्राम कर ले, फिर आगे स्नान वगैरह पश्चात आगे बढ़े। उत्तम विचार। तीनों अपने घोड़े को एक पेड़ों से बांध दिया, सरोवर के तट के पास बैठे। जब चंद्रकांता तू सरोवर में स्नान करने के लिए पानी में उतरेगा तब मैं सरोवर में उतर जाऊंगा और मौका देखकर चंद्रकेतु को पानी में डुबो दूंगा। और कुछ देर विश्राम करने के बाद चंद्रकेतु अपने वस्त्र उतार कर स्नान करने के लिए सरोवर में उतर गया। अब मुझे सरोवर में उतर जाना चाहिए। बूढ़े ठग ने अपने वस्त्र उतारे और सरोवर की तरफ चल दिया। सरोवर तट में बूढ़े ने दिखावे के लिए पानी में 1-2 डुबकियां लगाई, फिर वह तीसरी डुबकी लगाकर पानी में गायब हो गया। दरअसल बूढ़े ठग पानी के अंदर रहकर सांस रोकने की विधि आती थी, अतः पानी के अंदर सूर्य केतु की ओर चल पड़ा। अरे बूढ़ा अभी तो सरोवर में स्नान कर रहा था, क्या कहाँ जाने कहाँ लोप हो गया, कहीं बूढ़ा पानी में डूब तो नहीं गया। तभी बूढ़ा पानी में तैरता हुआ चंद्रकेतु के पास पहुंचा, उसका एक पैर पकड़ लिया। अरे न जाने पानी में किसने मेरा पैर पकड़ लिया, क्या हुआ चंद्रकेतु? और इससे पहले चंद्रकेतु मलिका की बात का जवाब दे पाता बूढ़े ठग ने पांव नीचे की ओर खींचा। अरे यह क्या, चंद्रकेतु पानी में डूब रहा है। चंद्रकेतु को पानी में खींचकर बूढ़ा ठग उसका गला दबाने लगा। गड़गड़। कुछ देर चंद्रकेतु के प्राण निकल जाएंगे। जब काफी देर तक चंद्रकेतु पानी से बाहर न आया, तट पर खड़ी मलिका फूट फूट कर रोने लगी। हाय रे, ये क्या हुआ, मेरा पति डूब गया, अब मेरा क्या होगा। तभी सरोवर से बूढ़ा ठग बाहर निकला आया। अब रोने धोने से नाटक छोड़ो और मेरे साथ चलो। यह तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मेरे पति कहाँ हैं? सुनकर बूढ़ा हंसा। तुम्हारे पति यमलोक पहुंचा कर मैंने अपने 6 बेटों की हत्या का बदला ले लिया। क्या? अब चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना तुम्हें भी मौत की घाट उतार दूंगा। व्यवस्था में आंसू बहाती मलिका बूढ़े ठग के साथ चल पड़ी। इस लड़की को मैं किसी अमीर आदमी के हाथों बेचकर प्रकार मुझे काफी धन मिल जाएगा। वो उधर पतालोक में नागराज वासु की अपनी पत्नी से कह रहे थे, महाराज शिवजी ने हमारे पुत्र नागेश को 20 वर्ष के लिए मांगा था। आज 20 वर्ष पूरे हो गए हैं, अतः नागेश पतालोक कब आएगा? इस अधीर न हो महारानी, आज पृथ्वी पर नागेश का अंतिम दिन है, वह किसी भी क्षण पतालोक में आ सकता है। और तब दोनों वार्तालाप कर रहे थे कि अरे नागेश के मृत शरीर में हलचल हो रही है, लगता है हमारा पुत्र नागेश पतालोक में प्रवेश कर रहा है। और एकाएक जैसे सर्प के सिरे तड़पन सी हुई और फन उठाकर खड़ा हो गया। पिताजी महाराज और माताजी, मेरा प्रणाम। आपका पुत्र पृथ्वी पर 20 वर्ष पूरे करने के बाद लौट आया है। ओ बेटा, आह नागेश बेटा। और सर्प में एक तेज पुकार मारी और लहरा कर सीधा खड़ा हो गया। अगले ही पल नागेश मनुष्य रूप राजा वासुकी के सामने प्रकट हुआ। बेटा, बीते हुए 20 वर्षों में तुमने देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी, अब तुम्हें देखकर आंखों में कुछ चैन मिला है। आओ हमारे सीने से लग जाओ। यह देखते हुए महारानी नागराज वासुकी से बोले, महाराज आपने अपनी एक विनती है, यदि आपकी आज्ञा है तो कहूँ। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? महाराज मैं चाहती हूँ अब इसका विवाह किया जाए। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली महारानी, हम भी ऐसा ही सोच रहे हैं। महाराज वासुकी उसी समय अपने मंत्री तक्षदेव को बुलाया। तक्षदेव, हमारा बेटा नागेश 20 वर्ष पश्चात पताललोक में वापस लौटा है। हम सोचते हैं कि इसका विवाह कर दिया जाए। ठीक है, नेक काम में देरी कैसी महाराज, आपका विचार अत्यंत उत्तम है। इसलिए
तो हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है तक्षदेव। हम तुम्हारी पुत्री नगीना से युवराज नागेश का विवाह करना चाहते हैं। मेरे अहो भाग्य महाराज, आपने जो मुझे इस योग्य समझा, मुझे अपनी पुत्री नगीना के विवाह युवराज नागेश से करने में अति प्रशंसा होगी। नागराजवासी के तुरंत राजजोशी को बुलाया। राजजोशी जी, युवराज नागेश के विवाह का मुहूर्त निकाल लीजिए। जोग्य महाराज। नागजोशी ने विवाह का मुहूर्त निकाल लिए। तुरंत ही देखने हुए कुछ पल बाद महाराज, यह विकट समस्या खड़ी होगी। कैसी विकट समस्या राजजोशी? महाराज, आज रात्रि को युवराज का विवाह का योग बनता है। इस योग के अतिरिक्त फिर 5 वर्ष पश्चात ही विवाह का योग बनता है। हम 5 वर्ष तक की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। तब तो एक उपाय है महाराज, आज रात्रि को ही युवराज का विवाह हो जाए, यही ठीक रहेगा। तब नागराजवासी के नागजोशी जी को एक उचित दक्षिणा देकर विदा कर दिया। और फिर तक्षदेव बोले, तक्षदेव, रात्रि को होने में अभी कुछ शेष घंटे हैं। आप सिर जाइए और जाकर विवाह की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा महाराज। कहकर मंत्री तक्षदेव नागराज वासुकी को प्रणाम किया और वहां से लौट गए। तभी नागराज वासुकी अपने विशेष दूत को बुलाया। शंखचंडू, तुम्हें इसी समय कैलाश पर्वत पर शिवजी के पास जाना होगा। मैं तैयार हूँ महाराज। आज रात्रि को युवराज नागेश का विवाह है। उनसे कहना उनके साथ उनके हाथ जोड़कर विनती है कि वे पार्वती के सहित इस विवाह में सम्मिलित हों। जी महाराज। और शंखचंडू नागराज वासुकी को प्रणाम करके जैसे ही वहां से जाने को हुआ, शंखचंडू, याद रखना तुम्हें शिवजी के साथ लेकर ही पाताललोक वापस लौटना है। मैं इस बात को याद रखूंगा। और युवराज नागेश से विवाह की तैयारी हो रही थी। उधर आंसू बहाती मलिका बूढ़े ठग के साथ जा रही थी। मैंने पहले ही स्तनतंत्र को केतु से कहा था कि इस बूढ़े को जीव छोड़ने न छोड़े। चंद्रकेतु ने मेरी एक न सुनी। चलते चलते एक स्थान पर पहुंचे जहाँ बूढ़े ने 6 पुत्र के शव पड़े थे। यह देखकर मलिका बूढ़े से बोली, तुम कैसे निष्ठुर बाप हुई? बियाबान जंगल में तुम्हारे 6 पुत्रों की लाशें पड़ी हैं, बल्कि तुम उन्हें यूं ही छोड़कर जा रहे हो। यह सुनसान और वीरान जगह है, यहाँ किया भी क्या जा सकता है? कम से कम इतना तो कर सकते हो, इनकी लाशों को सुरक्षित स्थान पर रख दो ताकि जंगली जंतु इनकी लाशों को दुर्गति न करें। यह बात तो तुमने ठीक कह रही हो। अभी किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करता हूँ, कहकर बूढ़ा ठग चारों ओर दृष्टि दुलाने लगा। तब मलिका एक की ओर इशारा करते हुए बोली, वे देखो सामने गहरा गड्ढा दिखाई दे रहा है। लाशों को ले जाकर उस गड्ढे में डाल दो। गड्ढे में लाशें सुरक्षित रहेंगी। बूढ़े ठग ने मलिका की बात ठीक लगी। उन्हें अपने पुत्र को उठाकर गहरे गड्ढे में डालने लगा। अगर यह बूढ़ा इस बूढ़े को इस गहरे गड्ढे में धक्का दे दूं तो यह कोशिश करने पर भी गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाएगा और मुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा। जब बूढ़े ठग अपने थे हुए बेटे को गड्ढे में डाल रहा था तो अरे यह मलिका, यह क्या किया? बूढ़ा ठग अपने बेटों के साथ ही धड़ाम से गड्ढे में जा गिरा और मुंह से दर्द कराहे निकलने लगी। तब बूढ़ा कराते हुए मलिका से कहा, मलिका जल्दी मुझे ऊपर खींच लो वरना यहाँ बेमौत मारा जाऊंगा। तेरे लिए यही उचित सजा है बूढ़े। अपने बेटों के लाश के साथ साथ तू भी यहाँ गड्ढे में सड़कर मरेगा। बूढ़े गड्ढे से चीखता छोड़कर मलिका वहां से चल पड़ी। मुझे शीघ्रता से उस सरोवर में पहुंचना चाहिए जिस सरोवर में चंद्रकेतु डूब गया था। जैसे ही मलिका सरोवर के किनारे पहुंची, अरे चंद्रकेतु का शव किनारे पर आ गया है, मुझे शव को पानी से बाहर निकाल लेना चाहिए। और जल्दी ही चंद्रकेतु के शव को किनारे पर निकाल लिया। प्राणनाथ, तुम्हें बिना जीवन रहकर व्यर्थ है। इस समय तुम अन्न त्याग रही हूँ, इसी अवस्था में अपने प्राण त्याग दूंगी। उधर नागराज वासुकी का विशेष दूत कैलाश पर्वत पर पहुंचा। देवादि शिवजी महाराज, दास को प्रणाम स्वीकार हो। कहो दूत कैसे आना हुआ? कब हुआ? पाताललोक में सब कुशल मंगल तो है?
महाराज, आज रात्रि को हमारे युवराज नागेश का विवाह है। मैं आपसे और पार्वती माँ से चलने का निमंत्रण देने आया हूँ। हम विवाह में अवश्य चलेंगे। देवी, चलिए, नागराज वासुकी ने अपने पुत्र का विवाह में बुलाया है, चलिए। और अगले ही पल जब वे पतालोक में पहुंचे, आइए आइए भगवान, आइए, पतालोक में आप लोगों का स्वागत है। नागराज वासुकी भगवान शिव से पार्वती की यथोचित आदर देते हुए उन्हें सिंहासन पर बिठाया। तभी, महाराज, विवाह के मंडप की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। ठीक है, हम अभी वहां पहुंचते हैं। विवाह संस्कार भव्यता से संपन्न हुआ। भोजन इत्यादि करने के पश्चात शिवजी नागराज वासुकी से बोले, नारायण, आप हमें विदा दो। कुछ दिन रुक जाते तो ठीक रहता भगवान। आप तो जानते हैं नागराज कि हमारे बिना कैलाश पर्वत सुना हो जाता है, इसलिए हम ज़्यादा दिन कैलाश पर्वत से दूर नहीं रह सकते। अतः वासुकी से विदा लेकर शिवजी पार्वती वहाँ से चल पड़े। पार्वती, तुम्हें याद है आज से 20 वर्ष पहले हमने तुम्हारे कहने पर राजा विराटसेन के पुत्र उत्पन्न होने का आशीर्वाद दिया था। हाँ हाँ, मुझे याद है महाराज। राजा विराटसेन के भाग्य में तो संतान का शुक्र बिल्कुल नहीं था, पर तुम्हारे अनुरोध पर हमने ठुकरा नहीं सके। नागराज वासुकी को उसके पुत्र नागेश को हमने 20 वर्ष के लिए मांगा लिया था। नागेश और चंद्रकेतु के रूप में विराटसेन के यहाँ पुत्र बनकर जन्म लिया था। ओह, तो 20 वर्ष पूरे होते ही नागेश पतालोक लौट आया। यह वार्तालाप करते शिव पार्वती सरोवर के पास से गुजर रहे थे, जिस सरोवर पर चंद्रकेतु डूब कर मरा था। अरे, इतनी रात्रि कोई ऐसे घनघोर वन में यह स्त्री क्यों बैठी है, और कि इसके पास मृत पड़ा व्यक्ति कौन है? अरे महाराज, जरा चलकर इस स्त्री से पूछते हैं यह कौन है। मुझे इस स्त्री की दुखहरी प्रतीत होती है। पार्वती, मुझे तुम्हारी यह आदत बहुत करती है। तुम व्यर्थ की बातों में बिना वजह अटकती रहती हो। होगी कोई स्त्री, हमें क्या लेना देना। महाराज, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपसे रूठ जाऊंगी। और कहकर पार्वती सचमुच मुंह फुला लिया। अरे अरे, यह क्या, तुम तो सचमुच से नाराज हो गई। अच्छा चलो, तुम्हारी बात मान लेते हैं और उस स्त्री के पास चलकर पूछते हैं। और आगे बढ़कर, बेटी, तुम कौन हो, यह आदमी कौन है? पार्वती की बात सुनकर मल्लिका ने सुनी सुनी आंखों में उनकी ओर देखा और धीरे धीरे सिसकने लगी। अरे यह क्या, तुम तो रोने लगी। कृपा करके चुप हो जाओ और हमें सारी बात बताओ। पार्वती जी का ढाका सा बनाते देख मल्लिका उन्हें बताया, माँ, ये मेरे पति की मृत देह है। अभी 2 दिन पहले ही इनसे मेरा विवाह हुआ था। फिर मल्लिका ने शुरू से आखिर तक सारी दुख भरी कहानी पार्वती को सुनाई। ओ, इसी स्त्री को तो इतना दुख भरी कहानी, 2 दिन पहले इसका विवाह हुआ और विधवा हो गई। मुझे कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। अतः पार्वती जी के वहाँ से कुछ दूर पार्वती शिवजी को वहाँ से कुछ देर लगी। महाराज, स्त्री बड़ी दुखी है, इसके लिए आप कुछ करना होगा। मैं क्या कर सकता हूँ पार्वती? आप सब कुछ कर सकते हैं महाराज। इसके पति को उपजीवित दान दे सकते हो। पार्वती, क्या तुम जानती हो इस स्त्री का पति कौन है? नहीं महाराज। तो सुनो, इसका पति विराटसेन का पुत्र चंद्रकेतु है। आज से 20 वर्ष पूरे करने के बाद नागदेश देह छोड़कर पतालोक जा चुका है, इसलिए चंद्रकेतु पुनर्जीवित होना असंभव है। आपके मुंह से असंभव शब्द सुनकर चकित हूँ महाराज। कुछ भी कीजिए, लेकिन चंद्रकेतु को पुनर्जीवित कर दीजिए। इसका मल्लिका का दुख नहीं देखा जा रहा। पार्वती, तुम हर बार किसी न किसी का बखेड़ा खड़ा कर देती हो। जब पार्वती ने काफी अनुनय किया, ठीक है, तुम नहीं मानती तो तुम नागराज वासुकी के पास जाता हूँ। जब तक मैं वहाँ से न लौटूं तब तक तुम मल्लिका के पास रहो और उसे धीरज बंधाओ। जी महाराज। और पार्वती को मल्लिका के पास छोड़कर शिवजी पुनः पतालोक पहुँचे। भगवान, आप वापस लौट आइए, हमें कोई गलती हो गई।
ऐसी कोई बात नहीं नागराज वासुकी, हम एक विशेष कार्य से वापस लौट कर आए हैं। आज्ञा दीजिए भगवान। नागराज, हम इस बार फिर आपसे कुछ वर्षों के लिए आपके पुत्र नागेश की उम्र मांगने आए हैं। यह आप क्या कह रहे हैं भगवान? 20 वर्ष पश्चात नागेश पर पाताललोक लौटा है और आप उसे फिर वापस ले जाना चाहते हैं। नागराज, यह बात तुम्हें कहते हुए हमें बहुत संकोच हो रहा है, पर क्या करें, पार्वती जी का वचन देकर आए हैं। कुछ सोचकर नागराज वासुकी बोले, भगवान मुझे आपकी आपकी आज्ञा पालन करने में इतनी संकोच नहीं है, पर नागेश का अभी विवाह हो चुका है। क्या उसकी पत्नी नगीना उसे पृथ्वी पर जाने देगी? हम नगीना से अनुमति लेकर ही नागेश की आत्मा को पृथ्वी पर भेजेंगे। और युवराज नागेश और उसकी पत्नी नगीना तुरंत ही वहाँ बुलाया गया। तभी शिवजी जी ने उसे सारी बात बताई। भगवान, यदि मेरे पति द्वारा किसी की दुखियारी का खुशियाँ वापस लौट सकती हैं तो संघर्ष ही अपने पति का वियोग सहन कर सकती लूँगी। जब हमें तुमसे यही जवाब की आशा थी बेटी। हम केवल 5 वर्ष के लिए नागेश की आत्मा पृथ्वी पर भेजेंगे। 5 वर्ष में तुम पूरे होते ही नागेश पुनः पाताललोक लौट आएगा। और शिवजी के कहने पर नागेश अपने शरीर सर्प योनि में बदला और अगले ही पल उसके प्राण निकल गए। नागराज, आप हम इस शरीर को 5 वर्ष को संभाल कर रखना। 5 वर्ष बाद नागेश की आत्मा पुनः सर्प के अंदर वापस लौट जाएगी। नागराज वासुकी ने यह निर्देश दे शिवजी वहां से चल दे पड़े। इधर पृथ्वी पर मृत पड़े हुए व्यक्ति चंद्रकेतु के शरीर में हलचल हुई और तत्काल ही उसकी पत्नी की आंखें खोल दी। ओह स्वामी, तुमने आंखें खोल दी, तुम ठीक हो गए न? हाँ मलिका, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे क्या हो गया था? लगता है लंबी नींद से सो के जागा हूँ। मलिका, मुझे खुशी है कि तुम्हारा स्वाग मौत के मुंह से वापस लौट आया। यह सब मेरी आशा के विपरीत है माँ। अवश्य ही आपकी कृपा से मेरे पति को जीवनदान मिला है। तभी शिवजी भी वहाँ आ पहुँचे और पार्वती के साथ वहाँ से चली गई। चंद्रकेतु ने सारी बात बताने को पूछा। मलिका, उस बूढ़े ठग का क्या हुआ? मैंने उसे गहरे गड्ढे में धक्का दे दिया है। अब वह तड़प तड़प कर उसी गड्ढे में मर जाएगा, कहकर मलिका ने उसे सारी बात बता दी। मलिका, हम कोठग के घर में लक्ष्मी बहन से वादा करके आए थे। वापस लौटते समय हम उसे और अन्य लड़कियों को ठगे की कैद से छुटकारा देंगे। अब वहीं चलना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, हम उन लड़कियों को सहायता अवश्य करनी चाहिए। दोनों घोड़े पर चढ़कर जैसे ही ठगों के घर में पहुंचे, तुम दोनों वापस लौट आए। मेरे पति और पुत्र कहाँ हैं? वे सब वहाँ पहुँच गए जहाँ आज तक कोई भी वापस नहीं आया। उनके पापों की यही सजा थी। क्या कह रहे हो? वे सब मर गए? वृद्धा स्त्री सिर पकड़कर बैठ गई और विलाप करने लगी। अब तुम यह नाटक बंद करो बुढ़िया, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे बुढ़ापे पर तरस खाकर हम तुम्हें जीवित छोड़ रहे हैं। अगर तुमने किसी राहगीर को ठगा, इसका पता चला तो हम तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। नहीं नहीं, मैं अब लोगों को नहीं ठगूंगी। मेरा दुनिया में कोई नहीं है जिसके लिए लोगों को ठगूंगी। वृद्धा स्त्री विलाप सुनकर लक्ष्मी अन्य 5 लड़कियां मकान से बाहर भाई। लक्ष्मी, तुम और तुम्हारी सभी साथी लड़कियों को स्वतंत्र हो। तुम अपने अपने देश वापस लौट सकती हो। हमने ठगों का अंत कर दिया है, इसके लिए हम तुम्हारे आभारी हैं भैया। और वे लड़कियां चंद्रकेतु और मलिका से विदा लेकर अपने अपने घर लौट गई। मलिका, अब हमें पंचाल देश लौट जाना चाहिए। तुम्हारे माता पिता और मेरी माँ तो हमारी प्रतीक्षा में व्याकुल हो रही होगी। ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो। वृद्धा स्त्री को वहीं छोड़ मलिका और चंद्रकेतु वहां से चलते चलते किरणगढ़ राज्य के समीप पहुंचे। मलिका, मैं सफ़र करते करते थक गया हूँ, क्यों ना इस नगर में चलकर आज किसी सराय में विश्राम कर लिया जाए। कल पंचाल की ओर देश की ओर चले, जैसी आपकी मर्जी। मलिका, मेरी राय है कि तुम पुलिस रूप धारण करके नगर में प्रवेश करो, उचित रहेगा। सुंदर स्त्रियों
पर सब गंदी नजर डालते हैं। जब मलिका ने झटपट पुरुष वेश धारण कर लिया और दोनों किरणगढ़ की में प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ी। बदसूरत शादी कहानी। दोस्तों,